नमस्कार प्रिय छात्राओं। जैसा कि हम बात कर रहे थे हिंदी उपन्यास के विषय में, कल हमने अपनी कक्षा में बात की थी हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास भाग एक के बारे में। और भाग एक के अंतर्गत हमने हिंदी उपन्यास के प्रारंभ को समझा था कि किस तरह से हिंदी में उपन्यास के लिखने की शुरुआत हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों से प्रभावित होकर हिंदी में इस विधा का प्रारंभ हुआ। और प्रारंभिक जो रचनाएं थी उनमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव हमें देखने को मिलता है। भाषा और शिल्प की दृष्टि से वो उतनी उत्कृष्ट रचनाएं नहीं थी जितनी कि बाद के समय में हमें देखने को मिली। और उपन्यास के विकास को समझने के लिए हमने प्रेमचंद को केंद्र में रखकर, प्रेमचंद क्योंकि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको केंद्र में रखकर हमने तीन कालों में इस उपन्यास विधा के विकास क्रम को जानने का प्रयास किया था। तीन काल: प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। इस तरह से हमने इसका काल विभाजन करते हुए इसके विकास को समझने, इसकी विकास यात्रा को जानने का प्रारंभ हमने कल किया। और इसी कड़ी में आज हम भाग दो के अंतर्गत इसका जो दूसरा युग है, प्रेमचंद युग, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। कल हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास के स्वरूप को जाना था कि किस तरह से उस दौर में उपदेशवादी और सुधारवादी रचनाएं अधिक लिखी गई। उसी के साथ बाबू देवकीनंदन खत्री जैसे महान उपन्यासकार का हमने उल्लेख किया कि जिनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए हिंदी भाषी जो लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी, पढ़ी, ताकि वो चंद्रकांता जैसे उपन्यास को पढ़ सकें, जो रोमांच और रहस्य से भरा हुआ उपन्यास है, जिस पर धारावाहिक भी बने हैं और फिल्में भी बनी हैं। तो इस तरह की रचनाएं उस दौर में लिखी जाने लगी। जासूसी उपन्यास भी लिखे गए, जिसका हमने जिक्र किया था। गोपाल राम गहमरी इस क्षेत्र में जाने माने रचनाकार हैं और उनकी रचनाओं का हमने उल्लेख किया था कि अंग्रेजी के जो जासूसी उपन्यासकार हैं आर्थर कानन डायल से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी में इस तरह का लेखन शुरू किया। तो उनके उपन्यास काफ़ी चर्चित रहे और एक विशेष पाठक वर्ग को वो हमेशा आकर्षित करते हैं। जिस तरह की अभिरुचि होती है उसी तरह का पाठक वर्ग होता है, और इस पाठक वर्ग के लिए गोपाल राम गहमरी काफ़ी प्रसिद्ध रहे। अन्य रचनाकारों का भी हमने उल्लेख किया। तो उस दौर में जो उपन्यास लिखे गए प्रेमचंद से पहले के दौर में, उनमें उपदेशवादी और सुधारवादी प्रवृत्ति अधिक थी और मनोरंजन की प्रधानता थी। इस बात पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास का दूसरा युग, उसकी विकास यात्रा का जो दूसरा पड़ाव है, भाग दो। इसके अंतर्गत हम प्रेमचंद युग की ही बात करेंगे। प्रेमचंद युग के नाम से ये युग जाना जाता है, प्रेमचंद के नाम से ये युग जाना जाता है। इसके अंतर्गत आप जानेंगे कि प्रेमचंद और उनके समकालीन जो रचनाकार थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने किस तरह का साहित्य सृजन किया। आप अपनी स्क्रीन पर प्रेमचंद जी की तस्वीर देख सकते हैं। इस नाम से आप भली भांति परिचित हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभ जहाँ से माफ कीजिएगा, हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ प्रेमचंद का नाम सर्वोपरि आता है। और बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर जब आप कहानियाँ और पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको प्रेमचंद की कोई ना कोई कहानी आपके पाठ्यक्रम में स्कूल के स्तर पर ही आप पढ़ लेते हैं। तो इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। हिंदी में प्रेमचंद युग प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है और ये इस युग के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास का शिल्प जो है वो गढ़ा है, ये हम कह सकते हैं। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई। जनजीवन का प्रामाणिक और वास्तविक चित्र पाठकों को देखने को मिला। अपने इन महान उपन्यासों के कारण ही उन्हें उपन्यास सम्राट की पदवी मिली है। इस तरह से जो उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद, उनके साहित्य में
जो कल्पना और जो तिलिस्म और जो रोमांच भरी दुनिया थी, उससे एक अलग दुनिया देखने का अवसर पाठकों को मिलता है। और पाठक अपने आसपास के जन जीवन को, अपने समाज को इनकी रचनाओं में देख सकता है, उनसे रूबरू होता है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हम आपको बताएंगे। इनमें है रचना काल के अनुसार मैंने इनको लिखा है। सबसे पहले सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। आपने इनमें से कोई ना कोई उपन्यास पढ़ा या सुना जरूर होगा, और कईयों पर तो फिल्म भी बन चुकी है। तो आपके परिवार में कोई जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस तरह की फिल्में, ब्लैक एंड वाइट फिल्में जब चला करती थी, महाविद्यालय में भी हम लोगों ने एक बार मानवीय की समिति के अंतर्गत गोदान फिल्म दिखाई भी थी। तो मानवीय मूल्यों की जो झलक है और तत्कालीन समाज की जो यथार्थवादी चित्रण है, वो इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद की इन रचनाओं के बारे में आप जान चुके हैं, कभी अवसर मिले तो इनको जरूर पढ़िए। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी तस्वीरें भी जितनी सुलभ हो सकी तो वो मैंने आपके समक्ष यहाँ पे लगाई हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों के साथ नाम होता है और नाम के साथ तस्वीर होती है, तो हमें याद रखने में आसानी रहती है, स्मृति में वो चीज़ें अधिक समय तक रहती हैं। इसलिए यही प्रयास रहता है कि आप को उनकी तस्वीरों से भी हम परिचित करा सकें। और ये आपके बार कई बार टिप्पणी परक जो प्रश्न आते हैं, तो निर्मला उपन्यास में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण हमें गोदान में मिलता है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रामाणिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है कि हर कहीं उसे सराहा जाता है। समाज की जो छुआछूत और सांप्रदायिकता जैसी जो समस्याएं हैं, उनको भी इन्होंने अपने उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, जीवन के कई पहलुओं से जुड़े हुए हैं और हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय इसीलिए प्रेमचंद कहे जाते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में विषय की विविधता, व्यापकता और साथ ही स्वाभाविक चरित्र चित्रण हमें देखने को मिलता है। रंगभूमि उपन्यास की यदि हम बात करें तो इसमें शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण इन्होंने किया। कर्म भूमि में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है। गबन में स्त्रियों के आभूषण प्रेम के कारण क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसका उन्होंने चित्रण किया है। और कायाकल्प जो उनका उपन्यास है, उसमें पुनर्जन्म से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। प्रेमचंद की उपन्यास जो हैं, उनमें एक विशेषता है और वो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। इस पीपीटी में मैं उसको नहीं जोड़ पाई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, ऐसा यथार्थ जो आदर्श की ओर उन्मुख हो। इसके कारण पाठकों के बीच वो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। ये इनके उपन्यासों की, इनके साहित्य की विशेषता है कि यथार्थ के साथ उन्होंने आदर्श भी प्रस्तुत किया है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से अगर देखें तो अपने समकालीन सभी रचनाकारों में जो प्रेमचंद हैं, उनकी भाषा सर्वश्रेष्ठ है। और ये सारी विशेषताओं के साथ हम इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि देते हैं। इसी नाम से ये जाने जाते हैं और आज भी साहित्य प्रेमियों में इनकी लोकप्रियता इसी तरह से है। इनके समकालीन रचनाकारों का नाम उल्लेख हम पीछे कर चुके हैं और अभी हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के विषय में। तो जो नाम लिया जाता है समकालीन रचनाकारों में, वो पहला नाम है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद को आप छायावादी कवि के रूप में जानते हैं। नाटककार के रूप में इनका अपना एक युग है और इन्होंने इतने नाट्य साहित्य को अपने नाटकों के माध्यम से समृद्ध किया है। भारतीय गौरव का जो गान है, वो इनके नाटकों में हमें मिलता है।
उपन्यास इनके 3 हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। उपन्यासों में भी इनके हमें नाटकीयता ही अधिक मिलती है, प्रेमचंद जैसा सूक्ष्म चरित्रांकन इनमें नहीं मिलता। कंकाल जो उपन्यास है, इसमें इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, और तितली उपन्यास में इन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमचंद जैसा शिल्प यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इनके उपन्यास हैं जो एक उपन्यासकार के रूप में भी जयशंकर प्रसाद की एक पहचान है। दूसरा जो नाम हम लेंगे, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का। उनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, भिखारिणी और दूसरा है माँ। ये एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे और इन्होंने इतिहास पुराण से अपनी कहानियों का चयन किया, और उन उन कहानियों के साथ काल्पनिक पात्रों का मिश्रण कर सामाजिक समस्याओं को चित्रित करने वाले उपन्यास लिखे। भिखारिणी उपन्यास में इन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या का कथानक लिया है, तथा माँ उपन्यास में उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वैशालियों के वातावरण को प्रस्तुत किया है। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के भिखारिणी उपन्यास का आवरण चित्र भी आपके समक्ष यहाँ पर है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, और इसके बाद है आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू आपने ये महाविद्यालय में आपके नाटक का मंचन भी हुआ था। हर वर्ष हम एक नृत्य नाटिका करते हैं महाविद्यालय में, और इसी कड़ी में हमने एक वर्ष वैशाली के नगर वधू आम्रपाली का मंचन किया था अपने महाविद्यालय में। तो आप इसके विषय में जरूर पढ़िएगा, और अपनी वेबसाइट पे भी इसकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने इतिहास पुराण से कथानक लेकर काल्पनिक पात्रों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का चित्रण, पीछे मैंने वो दोहरा दिया था, वो आचार्य चतुरसेन शास्त्री के विषय में था, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। चित्रण उन्होंने किया है वैशाली के नगर वधू, इनका प्रमुख उपन्यास है। वयम रक्षामय, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, मंदिर की नर्तकी और अपराजिता इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके बाद जो प्रसिद्ध उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनके लिए कहा जाता है कि ये हिंदी के सर्वाधिक विवादास्पद उपन्यासकार हैं। इन्होंने समाज के उस वर्ग का चित्रण किया है जिस वर्ग के विषय में लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। समाज का यथार्थ और नग्न चित्रण, जो देखिए, समाज साहित्य यदि समाज का दर्पण है तो समाज के हर वर्ग को हमें उसमें दिखाना चाहिए, लेकिन लोग उसको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम अच्छा ही देखना चाहते हैं, हर कहीं हमें अच्छाई को ही देखना हम पसंद करते हैं। तो एक इसलिए इस तरह के रचनाकार जब समाज के ऐसे वर्ग को जो कहीं ना कहीं किनारे पर होता है, हाशिए पर जो वर्ग है, उसको अगर सामने लाने का प्रयास करते हैं तो विवादों के घेरे में वो अवश्य आते हैं। हालांकि आज जो है वो दृश्य बदला है। आज हाशिए पर जो समाज है उसी का चित्रण साहित्य में अधिक होने लगा है, चाहे वो स्त्री वर्ग हो, चाहे वो आपके जो और दूसरे जो आदिवासी हैं, और आजकल तो थर्ड जेंडर पर भी लोग लिखने लगे हैं। तो इस तरह से जो समाज के जो किनारे पे जो लोग हैं, हाशिए पर जो लोग हैं, उनको लेकर भी रचनाकार अब लिखने लगे हैं। लेकिन उस दौर में जो वेश्या वर्ग की जो समस्याएं थी या उनको लेकर जो उपन्यास लिखे गए, उनमें पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम सबसे पहले आता है, और इन्होंने समाज के पतित वर्ग कहे जाने वाले वेश्या वर्ग का चित्रण अपने उपन्यासों में किया है। उनकी सपाट बयानी से जो अधकचरे नवयुवक थे, उनकी रुचि जरूर विकृत हुई, लेकिन एक सभ्य समाज और जो विवेकशील समाज है वो उस विशेष वर्ग से परिचित हो सका। उग्र जी के कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, चंद हसीनों के खतूत,
दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, फागुन के दिन आदि। उग्र जी के अतिरिक्त एक और नाम यहाँ मैं लेना चाहूंगी, ऋषभ चरण जैन। इन्होंने इसी परंपरा के उपन्यास लिखे और उग्र जी के समान ही इनकी विषय वस्तु भी व्यभिचार, वैश्यालय, मदिरालय आदि तक सीमित है और इनके उपन्यास हैं दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, मैखाना, इस तरह के उपन्यास उग्र जी की ही श्रेणी के हैं। अगला जो नाम है वो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इनके उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के हैं और इनके प्रमुख उपन्यास हैं विदा, विजय, विसर्जन, बेकसी का मजार आदि। अंतिम जो उपन्यास में है उन्होंने बेकसी का मजार, इसमें इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास किया है। इसके बाद अगला नाम है वृंदावन लाल वर्मा का। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। जिस तरह से जयशंकर प्रसाद प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं, उसी तरह वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और मैं आपके साथ अपनी एक बात साझा करना चाहूँगी कि अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैं 6th या 7th क्लास में ही पढ़ती थी, उस दौरान जो मैंने पहला उपन्यास पढ़ा वो वृंदावन लाल वर्मा का ही था, मृगनयनी। तो इस तरह से इनका नाम अक्सर मुझे उन पुरानी यादों में ले जाता है। वृंदावन लाल वर्मा के जो उपन्यास हैं उनमें गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी आदि प्रमुख हैं। टूटे कांटे, माधवजी सिंधिया, ये भी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और इसी के साथ इन्होंने कुछ ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए भी लिखा है। तो कुछ सामाजिक उपन्यास भी हैं इनके, जैसे कुंडली चक्र, संगम, लगन, ये इनके कुछ सामाजिक उपन्यास हैं। तो ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा का नाम अग्रणी है। इसके अतिरिक्त इस काल के जो उपन्यासकार हैं उनमें प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम भी आता है। जयशंकर प्रसाद की तरह ही निराला जी भी छायावादी कवि हैं और इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट। कुल्ली भाट इनका काफी चर्चित उपन्यास है। और निराला के उपन्यासों में हमें वही काव्यात्मकता, भावुकता का दर्शन होता है। नारी समस्याओं का निरूपण भी इन्होंने किया है। शिल्प की दृष्टि से हमें कोई नवीनता इनमें नजर नहीं आती है। इस तरह प्रेमचंद युगीन प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकारों की हमने बात की। अब हम इसके कंक्लूजन हम इसका देखें, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यास में विषय की विविधता रही, शिल्पगत नवीनता हमें देखने को मिलती है। एक ओर जहां सामाजिक समस्याओं को उपन्यास की कथा वस्तु बनाया, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक कथा वस्तु को आधार बनाकर मनोरंजक व रोचक उपन्यास भी लिखे गए। राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना इस काल में विस्तृत रूप से हुई। विषय व्यापकता के अतिरिक्त अब चरित्र चित्रण व मानव चरित्र का सूक्ष्म अंकन इन उपन्यासकारों ने किया है। घटना संयोजन भी अधिक कुशलता से किया जाने लगा। इस युग ने प्रेमचंद के रूप में हिंदी साहित्य को एक महान रचनाकार दिया, जिसने कालजयी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इस तरह से हम संपूर्ण प्रेमचंद युग को अगर देखते हैं और तुलना करते हैं प्रेमचंद पूर्व युग से, तो हमें बहुत बड़ा परिवर्तन इस युग में देखने को मिलता है। प्रेमचंद पूर्व जो रचनाएं थी उनमें मनोरंजन की प्रधानता थी। मनोरंजन के साथ साथ उन घटनाओं के माध्यम से प्रेम चित्रण किया या उन घटनाओं के माध्यम से कुछ उपदेश हम देना चाहते हैं, सामाजिक संदेश देना चाहते हैं, यहाँ तक वो उपन्यास सीमित थे। लेकिन अब समाज के विभिन्न वर्गों को उपन्यास में शामिल किया। समाज के सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उसमें नायक बनाया गया। सामान्य व्यक्ति की जो परिस्थितियां थी उसके जीवन चक्र के माध्यम से एक गोदान जैसे उपन्यास में संपूर्ण जीवन को लिया होरी के और उसके संपूर्ण जीवन में घटित उसके संघर्ष का चित्रण उस उपन्यास में किया। तो इस तरह की रचनाएं इस दौर में लिखी गई और
मनोरंजन भी आप कह सकते हैं कि कथा वस्तु इस तरह की थी कि वो मनोरंजक भी थी, रोचक भी थी, लेकिन साथ ही एक समाज के यथार्थ को भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। समाज के हर वर्ग को इन्होंने शामिल किया, चरित्र चित्रण किया पात्रों का, और बारीकी से अपने पात्रों को अपने रचनाओं में शामिल किया, उनके चरित्र को उजागर किया ताकि पाठक वर्ग मनुष्य से भी जुड़ सके, न केवल मनोरंजन करे, न केवल कल्पना की उड़ान भरे, बल्कि वास्तविकता जो है हमारे समाज की उससे भी रूबरू हो सके। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये हिंदी उपन्यास का सर्वश्रेष्ठ युग हम कह सकते हैं, और इसके लिए हम श्रेय देना चाहेंगे इसका प्रेमचंद जी को, जिन्होंने साहित्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि आज भी उनकी रचनाएं प्रासंगिक है, आज भी उन्हें उसी सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। तो इस तरह आज का हमारा ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, जो पढ़ाया गया है उसको अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। कुछ समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।